नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फीवर में। तो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई बुक समरी के साथ, जिसका नाम है पिच एनीथिंग बाय डॉक्टर ओरेन क्लफ। दोस्तों, पिच एनीथिंग किताब हमें बताती है कि आइडियाज़ को कैसे पिच किया जाता है। इस किताब में पर्सनल एटिकेट से लेकर साइकोलॉजी तक की बात की गई है। ऑथर ने काफ़ी सरल तरीके से समझाया है कि किसी के भी सामने कोई भी टेक्निक को कैसे रखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप एक सेल्समैन हैं या सेल्स प्रमोटर हैं या आप मार्केटिंग करते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे इन्वेस्टर की तलाश हो, या फिर ऐसे कोई भी सज्जन, कोई भी व्यक्ति जिसे नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता हो, तो ये बुक समरी उनके बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, आइडियाज़ पिच करने से पहले ऑडियंस के दिमाग को समझने की कोशिश करिए। किसी के भी सामने अपनी बात या आइडियाज़ को कैसे रखा जाता है, इस बात का पता हर किसी को होना चाहिए, भले ही आपका प्रोफेशन कोई भी हो। लेकिन ऐसा समय ज़रूर आता है जब आपको किसी न किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ समझाना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें हमारी बात रखना नहीं आती। इसी गैप को समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग को भी समझना पड़ेगा। इंसानी दिमाग को आप 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहले हिस्से को क्रॉक ब्रेन कहते हैं। यह हिस्सा सबसे पहले डेवलप होता है। यह सिंपल डिवाइस की तरह काम करता है जिसका काम सर्वाइव करना होता है। इसी से इमोशन जनरेट होते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन डेवलप होता है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील करता है। तीसरे हिस्से को सोफिस्टिकेटेड न्यूकोर्टेक्स कहते हैं। इसकी मदद से हम कठिन से कठिन सिचुएशन से डील कर पाते हैं। जब भी आप आइडियाज़ को पिच करते हैं तो आप दिमाग के तीसरे हिस्से का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी ऑडियंस उस बात को अपने दिमाग के पहले हिस्से से सुनती है, इसलिए उनका क्रॉक ब्रेन हर बार बात को इग्नोर कर देता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पिच का शुरुआती भाग क्रॉक ब्रेन के लिए ही हो। ब्रेन के पहले हिस्से को सिंपल चीज़ समझ में आ जाती हैं, इसलिए आपकी पिच का शुरुआती हिस्सा बहुत ही सिंपल और क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि शुरुआती हिस्से की बात पॉजिटिव हो। अगर ऐसा होता है तो दिमाग का पहला हिस्सा बात को हायर ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर देता है। इस चैप्टर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंसानी दिमाग का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कहता है आपको अपने टारगेट का अटेंशन पाने के लिए डिजायर और टेंशन पैदा करना होगा। अपने आइडियाज़ को पिच करते समय सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपके ऑडियंस का ध्यान कहाँ है। क्या उसका ध्यान आपकी बातों में है? अगर नहीं है तो उसका ध्यान आप अपनी बातों की तरफ आकर्षित कैसे करेंगे? इसके लिए रिसर्च के साथ आपकी पिच में डिजायर और टेंशन भी होना चाहिए। आखिर ये 2 चीज़ें क्या हैं? डिजायर का मतलब आप अपने ऑडियंस को उनके रिवॉर्ड्स के बारे में बताइए। तो फिर टेंशन का मतलब क्या है? ऑडियंस को ये भी बताइए कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उनका क्या नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से आपकी ऑडियंस के दिमाग में डोपामाइन और न्यूरोपिनेफ्रिन 2 न्यूरॉन ट्रांसमीटर रिलीज होंगे। डोपामाइन हार्मोन रिवॉर्ड की वजह से रिलीज होगा। ऑडियंस को ये एहसास होने लगेगा कि आने वाले समय में उन्हें प्लेजर मिलने वाला है। इसी वक्त का फ़ायदा उठाकर आप अपने प्रोडक्ट का डेमो भी दिखा सकते हैं। न्यूरोपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन्स टेंशन की वजह से रिलीज होगा। इससे टारगेट अलर्ट मोड में आ जाएगा और ऐसा सोचेगा कि काफ़ी कुछ स्टेक में लगा हुआ है। थोड़ा सा और टेंशन क्रिएट करने के लिए आप पुश पुल तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आप सामने वाले से पहले कह सकते हैं कि शायद हमारी सोच नहीं मिल रही है। इसके कुछ देर बाद आपको फिर कहना पड़ेगा कि लेकिन हम साथ में मिलकर कमाल कर देंगे। इस पुश पुल डायनामिक से ऑडियंस के दिमाग में अलर्टनेस आएगी। उसे लगेगा कि उससे मौका छूट भी सकता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ही आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपका दिमाग भी खुला हुआ रहना चाहिए। एक ही सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। यह पॉइंट ऑफ व्यू उनके एथिक्स और वैल्यूज के हिसाब से होता है। इसी पर्सपेक्टिव को फ्रेम कहते हैं। यही डिटेक्ट करते हैं कि हम अपनी सेल्स पिच को कैसे सामने वाले के सामने रखें। ये फ्रेम्स ही फैसला करेंगे कि आने वाले समय में उन सिचुएशंस को कंट्रोल कौन करेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो लोग मिलते हैं और बात करते हैं तो उनके फ्रेम्स आपस में टकराते हैं। उस बातचीत में केवल एक फ्रेम ही सर्वाइव कर सकता है। वही फ्रेम सर्वाइव करेगा जो मजबूत होगा। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर से डील करते समय आपका फ्रेम मजबूत होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर कस्टमर को आपकी बात पर एग्री करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास फ्रेम कंट्रोल है तो फिर आप किसी भी पिच पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। बिना फ्रेम कंट्रोल के आप कभी भी किसी को भी अपनी बात पर एग्री नहीं करवा सकते। चैप्टर 3, आप अक्सर पावर फ्रेम, टाइम फ्रेम और एनालिस्ट फ्रेम का सामना करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उनका मुकाबला कैसे करना है। कस्टमर के सामने अपनी पिच को रखते समय कई बार आपका सामना फ्रेम्स के टाइप से होगा। उस समय आपको पता होना चाहिए कि इससे डील कैसे करना है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपका टारगेट पावर फ्रेम का यूज़ करे। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले का ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है। उस समय आपको उस फ्रेम को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आपको टाइम फ्रेम का सामना भी करना पड़ेगा। इस समय कस्टमर आपको बोलेगा कि जल्दी अपनी बात खत्म करिए, उसके पास बस 10 मिनट ही बचे हैं। उस समय उस फ्रेम को ये बोलते हुए तोड़ सकते हैं कि चिंता मत करिए सर, मेरे पास बस 5 मिनट ही हैं, मैं ये 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा सबसे कठिन फ्रेम का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसे एनालिस्ट फ्रेम कहते हैं। जब भी आपके सामने वाला इस फ्रेम में होगा, वो आपको छोटी से छोटी डिटेल बताने को कहेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो तकनीकी सवाल करने लगे। उस समय आपको अपनी टोन को कम करते हुए उसे हाई लेवल जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जवाब समझदारी वाला होना चाहिए। हो सके तो उसके सामने कुछ फैक्ट्स और फिगर भी रख दीजिए। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास और ज़्यादा सवाल ना फेंके जाएं। इसलिए खुद से ही एक सवाल उसकी तरफ उछाल दीजिएगा। इसके बाद बड़े सौम्य तरीके से बोलिए कि अब हमें अपनी पिच की तरफ लौटना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, क्या है प्राइसिंग मेथड। इस मेथड की मदद से भी एक्सेप्टेंस मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण फ्रेम क्या होता है? वो होता है प्राइस फ्रेम। आपको इस फ्रेम का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आमतौर पर जब आप कुछ बेच रहे हों तब, या कोई आइडिया पिच कर रहे होते हैं, तो आपका लक्ष्य उनके पैसे या फंड्स के ऊपर रहता है। पूरी मीटिंग का टारगेट फंड होता है जिसके लिए आपको संघर्ष करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्थिति को फिर से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन बनाइए कि उन्हें ऐसा लगे कि वो आपके साथ व्यापार करने पर काफ़ी फायदे में रहेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं होता। इसलिए खुद की प्राइसिंग करना भी आना चाहिए। BMW जैसी नामी कंपनी इसे एक विशेष संस्करण M3 के साथ करती है। कंपनी संभावित खरीदारों से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मांग करती है। यह आश्वासन देती है कि वे कार की उचित देखभाल करेंगे, अन्यथा वो इस कार को नहीं खरीद सकते। अपने आइडिया को पिच करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि टारगेट को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसे चेस कर रहे हैं। उसे ऐसा लगना चाहिए कि अगर उसने इस डील को पूरा नहीं किया तो कुछ बड़ा मिस कर देगा। अधिकतर ये देखने को मिलता है कि हम इंस्टेंट फैसला लेने में भरोसा रखते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो तर्क के साथ फैसला करते हैं। कई बार तो हम किसी भी चीज़ के बारे में पूरा जानते भी नहीं और फैसला ले लेते हैं। इसे लोग गट फीलिंग भी कहते हैं। वैसे इसे हॉट कॉग्निशन कहा जाता है। इसी के साथ जो फैसला तर्कों के साथ लिया जाता है उसे कोल्ड कॉग्निशन कहा जाता है। आइडिया पिच करने के बाद आप चाहेंगे कि आपका क्लाइंट हॉट कॉग्निशन की तरह फैसला ले। इसका मतलब है कि आप तुरंत रिजल्ट अपने पक्ष में चाहते हैं। आप हॉट कॉग्निशन पर विजय पाने के लिए स्केटिंग फ्रेम का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्लाइंट्स को जल्दी कई फ्रेम्स से रूबरू कराना पड़ेगा। आपको उसे कई ऑफर देने चाहिए। सबसे पहले इंटरव्यू फ्रेम का यूज़ करते हुए उसे कंप्लीट स्टोरी बताने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप उसके सामने
प्राइस फ्रेम को रखने का प्रयास कीजिए। अब उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए। अब उसे लगना चाहिए कि डील को क्रैक करने के लिए उसे ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी कई इन्वेस्टर से बात हो रही है, हमें फैसला लेना पड़ेगा कि आगे किसके साथ बढ़ना है। इसके बाद आपको टाइम फ्रेम का सहारा लेना है। आपको क्लाइंट से बोलना है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, प्रोजेक्ट शुरू करना है, इसलिए समय कम है। इस तरह आप क्लाइंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपकी डील को हाँ कर दे। अगर आप इन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ऐसा माहौल बनाइए कि टारगेट आपको चेस करे। ज़रूरतमंद बनेंगे तो आपकी कमजोरी नज़र आएगी। इसलिए अगर आपको स्टार्टअप करना है तो फिर आपके पास माहौल बनाने की कला भी होनी चाहिए। आज के समय में पूछ भी उसी की होती है जिसके पास समय कम है। तो दोस्तों, ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। जय हिंद।